लीजिए मम्मी जी, खाना खा लीजिए। और हाँ मम्मी जी, एक बात ध्यान रखिएगा, अब आपको रोटी चावल कुछ नहीं मिलेगा, 2 रोटी से ही आपको पेट भरना पड़ेगा। बेटा, 2 रोटी से मेरा पेट नहीं भरता है, बहुत जोरों की भूख लगी है, 2 रोटियां और दे दे मुझे, या थोड़ा सा चावल दे दे। अरे मम्मी जी, आपकी उम्र के हिसाब से 2 रोटी ही बहुत है। इस उम्र में भरपेट खाना नहीं खाते हैं, जबरदस्ती भरपेट खाना खाओगे और हमें परेशान करोगे बीमार होकर। नहीं बेटा, मैं बीमार नहीं होती। मैं क्यों बीमार होंगी भला? सुबह से काम कर रही हूँ घर के, मुझे बहुत जोरों की भूख लग जाती है। अच्छा, आपका कहने का मतलब क्या है? क्या घर में नौकरानी नहीं है जो सारा काम आप कर रही हैं? नहीं बेटा, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। ऐसा बोला नहीं आपने, लेकिन आपके बोलने का मतलब यही था। मैं जानती हूँ अच्छे से। चुपचाप जितना खाना मिल रहा है उतना खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा, बता देती हूँ मैं। क्या बात है भाभी, आप माँ पर क्यों इतना गुस्सा हो रही हैं? अरे देखो ना देवर जी, आपकी माँ को मैंने 2 रोटियां दे दी है। 2 रोटी बहुत है इस उम्र में खाने के लिए। यदि ज्यादा रोटी खाएंगी तो इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने बस इन्हें 2 रोटी ही दी है। 2 रोटी का पेट है इनका, 2 रोटी में ही पेट भर जाना चाहिए। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? 2 रोटी बच्चे भी नहीं खाते हैं आजकल, बच्चों की भी खुराक ज्यादा रहती है 2 रोटी से। आप माँ को 2 रोटी दे रही हैं? अरे कम से कम पेट भर खाना तो दीजिए उन्हें। ऐसा क्यों कर रही हैं आप मेरी माँ के साथ? देखो देवर जी, खाने वाले 4 लोग हैं और कमाने वाला सिर्फ एक इंसान है, मेरा पति। यदि सारे लोगों को बराबर खाना दूंगी तो घर का हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। और वैसे भी यदि माँ जी ने ज्यादा खाना खा लिया और उन्हें अनपच हुआ, दस्त लगे, उल्टियां हुई, तो डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा? हम लोगों को ही तो ले जाना पड़ेगा, हम लोगों की ही तो पैसे खर्च होंगे। भाभी, यदि माँ आधा पेट खाना खाएंगी तो वैसे भी बीमार पड़ेंगी। दिन भर घर का काम करती है माँ, और आप उन्हें 2 रोटी दे रही हो। अरे इतनी ही अपनी माँ की पड़ी है तो जाओ, जाकर कमा कर लाओ। 2 साल से तो नौकरी ढूंढ रहे हो, मिली क्या तुम्हें नौकरी? नहीं मिली ना। नाकारा निकम्मे जैसे बैठे हुए हो और यहाँ मुझे ज्ञान दे रहे हो। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मैं जिसे जितना खाना दूंगी उतना ही खाना खाना पड़ेगा। माँ, मैं अपनी थाली से आपके लिए रोटियां ला देता हूँ, आप खाना खाइए। आप पेट भर खाना खाइए, आपको आधे पेट खाना खाने की जरूरत नहीं है। ये लो माँ, आप मेरी थाली में से खाना ले लो, मेरी थाली की रोटी ले लो आप। मैं बाहर जाकर कुछ भी खा लूंगा। अच्छा, तो तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर खाना दे रहे हो अपनी माँ को? लाओ ये खाना मुझे दो, अब तुम्हें भी कोई खाना नहीं मिलता। भाभी, आप बहुत बड़ा पाप कर रही हैं। किसी के सामने से इस तरह खाने की थाली नहीं छीना जाता है। देवर जी, पाप और पुण्य तो तुम मुझे मत ही बताओ तो अच्छा है। मुझे पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने कर्म पर भरोसा है और मुझे पता है कि मैं अच्छे कर्म ही कर रही हूँ, इसलिए पुण्य तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। एक बात मत भूलो देवर जी, इस घर में तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो और हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमने यदि कुछ किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी, ये घर आपका नहीं है, मेरे पिताजी का है, जो मेरे पिताजी ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था। ये घर आपका कहाँ से हो गया? इस घर की मालकिन मेरी माँ है, आप नहीं हो। समझ में आई आपको, जो आप इस तरह से हम लोगों पर हुकूमत चला रही हो? बाप रे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरह से बात करोगे? अरे तुम्हारी औकात ही क्या है ये बताओ? नाकारा निकम्मा निठल्ला आदमी 2 साल से नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन कोई नौकरी देने को खाली नहीं है। ये तेवर और ये गुस्सा ना किसी और को बताना, मेरे सामने मत बताना। नीरज, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? तुम तमीज भूल गए हो क्या? भैया, मैंने जो बोला वो तो आपने सुन लिया, लेकिन भाभी ने जो बोला वो आपने नहीं सुना। मुझे आप तमीज सिखा रहे हैं, थोड़ी तमीज भाभी को भी सिखाइए, जो हमारी माँ के साथ इस तरह की बदतमीजी कर रही हैं। अरे क्या गलत बोल रही है तेरी भाभी? सही ही तो बोल रही है। यदि माँ को ज्यादा खाना देंगे तो उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि उस चक्कर में उनकी तबीयत खराब हो जाए, और फिर उसके बाद परेशानी किसे होगी? हमें ही होगी। पैसा तो हमारा ही लगेगा। तेरा क्या है, तू तो कमा धमा कुछ नहीं रहा है, हमारे टुकड़ों पर पल रहा है। अब है, अपने छोटे भाई से किस तरह से बात कर रहा है तू? तुझे जरा भी अकल है ये नहीं? माँ, मैं किससे कैसी बात कर रहा हूँ मुझे सब पता है, आप मत बताइए मुझे। मेरी पत्नी एकदम सही बोल रही है, गलत ही क्या बोल रही है वो? पैर छूकर अपनी भाभी से माफी मांग, तूने उसका बहुत बड़ा अपमान किया है। भैया, ऐसी मैंने कोई गलती नहीं किया है जिसके लिए मुझे भाभी के पैर छूकर उनसे माफी मांगनी पड़े। माँ को भरपेट खाना देने के लिए बोल रहा था मैं भाभी से, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से तू मेरी पत्नी से बात कर रहा था उसके लिए तू उससे माफी मांग, बोल देता हूँ मैं। भैया, जो मैंने भाभी के लिए बोला वो आपने सुन लिया, लेकिन भाभी किस तरह से माँ से बात कर रही हैं वो आपको सुनाई नहीं दिया। अरे भाभी से पहले तो माँ से आपका रिश्ता है, माँ ने आपको जन्म दिया है, कम से कम इस बात का तो लिहाज करिए। अच्छा, कल का लड़का तू मुझे सिखाएगा कि लिहाज क्या होता है? तू मुझे सही गलत का एहसास दिलाएगा? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? तो जैसे नाकारे और निकम्मे लड़के का हम लोग पूरा कर रहे हैं, तुझे 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, एहसान मान हम लोगों का तू। वाह भैया, क्या अच्छी बात कही है आपने। खिलाया हुआ अन्न तक आपने उकट दिया मुझसे। यदि आज बाबूजी जिंदा रहते ना तो आपकी इतनी हिम्मत ना होती इस तरह से बात करने की। मैंने कहा तू अपनी भाभी से पैर पड़ के माफी मांग, वरना
वरना वरना क्या भैया, नहीं मांगता मैं माफी, नहीं मांगूंगा। मैंने ऐसी कोई गलती ही नहीं की है जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आपने मुझ पर हाथ उठाया भैया, मुझ पर? अब है, तू पागल तो नहीं हो गया है? ये किस तरह की हरकत कर रहा है अपने भाई के साथ? तुम चुप करो माँ, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। आज इसकी अकड़ मैं निकालूंगा। बोल, माफी मांगता है या नहीं? जब मैंने कोई गलती ही नहीं की है तो मैं माफी क्यों मांगूंगा? मैं नहीं मांगता माफी, मैंने कोई गलती नहीं की है। एक बार नहीं 50 बार बोल दूंगा मैं। आप चाहे मुझे मार मार कर अधमरा कर दो तो भी मैं माफी नहीं मांगूंगा। इतनी अकड़ तेरी? निकल जा घर से बाहर, तेरे लिए कोई जगह नहीं है इस घर में। नाकारा, निकम्मा, निठल्ला आदमी। अब है, तू क्या कर रहा है? मेरे बेटे को क्यों घर से निकाल रहा है? कहाँ जाएगा मेरा बेटा? जाने दो माई से, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। फीका खा खा कर इसकी चर्बी ज्यादा ही मोटी हो गई है। मत कर बेटा, ऐसा मत कर। वो कहाँ जाएगा? कुछ कमाता भी नहीं है अभी, कहाँ जाएगा मेरा बेटा? ऐसा मत कर बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पड़ रही हूँ। माँ, ये सब आपके ही लाड़ प्यार का नतीजा है, जो आज वो इतना बढ़ चढ़ गया है कि अपनी भाभी से माफी मांगने के लिए तक तैयार नहीं है। जाने दो, 2-4 दिन घर से बाहर रहेगा तो खुद ही इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। देखना कैसे नाक रगड़ते हुए अपनी भाभी से माफी मांगेगा फिर। अरे कैसा बेटा और कैसा भाई है तू, जो अपनी माँ के बारे में नहीं सोच रहा है, अपने भाई के बारे में नहीं सोच रहा है। तुझे बस अपनी बीवी की पड़ी है। माँ, यदि आपको इसके साथ जाना है तो आप जा सकती हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। नीरज बेटा रुक जा, मैं भी आ रही हूँ, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। यहाँ किसके सहारे रहूंगी मैं? रुक जा नीरज बेटा, कहाँ जा रहा है बेटा? इतनी रात को कहाँ जाएगा तू? माँ, क्या करूँगा इस घर में रहकर, जहाँ मेरी फूटी कौड़ी की इज्जत नहीं है। मेरे सगे भाई ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, वो भी इस कारण कि मैंने अपनी माँ के लिए पेट भर खाने के लिए भाभी से लड़ा। इसीलिए क्या आप मेरी अकेली माँ हैं, उसकी नहीं है? उसका भी तो कोई फर्ज बनता है या नहीं? माँ, मैं जा रहा हूँ इस घर से। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। ऐसे निर्दयी लोगों के साथ आपको नहीं छोड़ सकता मैं। बेटा जब तू जा रहा है तो मुझे भी लेकर चल, मैं भी ऐसे लोगों के साथ में नहीं रह सकती, जीते जी मर जाऊंगी मैं। चलिए माँ, भगवान यदि एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाजा खोल देते हैं। नीरज अपनी माँ को लेकर निकल तो जाता है, लेकिन नीरज खाली हाथ निकलता है, उसके जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं रहती। नीरज की माँ के पास जरूर कुछ पैसे थे, नीरज की माँ उन्हीं पैसों को लेकर घर से निकली और वो पैसे उन्हें रास्ते में किराया के लिए काम आए। नीरज और नीरज की माँ शहर पहुँचते हैं, नीरज अपनी माँ को लेकर उसके दोस्त के घर जाता है। इस वक्त तो कौन आया होगा घर पर, जाकर देखता हूँ। अरे नीरज, तू इस समय यहाँ? तूने आने की खबर भी नहीं दी मुझे। अरे आंटी जी, आप प्रणाम आंटी जी, आइए आइए। नीरज इस तरह अचानक से आया, क्या बात है? राजू मेरे भाई, मुझे 2-3 दिनों की मोहलत दे दे, मैं 2-3 दिनों के लिए तेरे घर पर रुकना चाहता हूँ। नीरज, तुम्हें जब तक रहना है तब तक रहो, इसे अपना ही घर समझो। लेकिन नीरज क्या बात है, तू आंटी को लेकर यहाँ इस समय क्यों आया है? मत पूछ यार, बहुत दुख भरी कहानी है। इस तरह नीरज सारी बात अपने दोस्त राजू को बता देता है। नीरज, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अभय भैया तेरे साथ ऐसा करेंगे। बहुत दुख हुआ मुझे ये बात सुनकर। नीरज, 2-3 दिनों की बात तो छोड़, 2-3 महीने भी तू यहाँ पर रह सकता है आराम से, जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे यार, तूने इतना बोल दिया, इतना ही काफी है। आज के जमाने में कितनी महंगाई है, तू तो वैसे ही रेंट के मकान में रहता है शहर में। अरे चल भाई, बात बाद में करना, चल पहले मुंह हाथ धुलकर कुछ खा ले, उसके बाद में बात करेंगे। जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, नीरज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जॉब की तलाश में निकल पड़ता है। राजू, तू मेरी माँ का ख्याल रखना, मैं नौकरी ढूंढ कर आता हूँ। हाँ नीरज, तू जा, टेंशन मत ले माँ की, मैं हूँ ना, मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है माँ, प्रणाम, मैं चलता हूँ। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। जा, तुझे भगवान जरूर तरक्की देगा, तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी बेटा, जा। सारा दिन नीरज जॉब की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिली। नीरज क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू? राजू, मैंने बहुत कोशिश की जॉब ढूंढने की, लेकिन मुझे आज जॉब नहीं मिली। नीरज, आज जॉब नहीं मिली इसका क्या मतलब है? क्या तुझे कभी जॉब नहीं मिलेगी? इस तरह मन छोटा मत कर, हिम्मत से काम ले, देखना एक दिन तुझे जरूर जॉब मिलेगी। बात वो नहीं है यार, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तू कितनी मुफलिसी से अपना जीवन गुजर कर रहा है। अरे यार, तू मेरी टेंशन छोड़ दे, तू तो बस आराम से यहाँ पर रहे, उसके बाद में जॉब ढूंढ लेना। बेटा जॉब नहीं मिली तुझे? नहीं माँ, आज मुझे जॉब नहीं मिल पाई। अरे बेटा, आज नहीं मिली तो क्या हुआ, कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, इसमें रोने वाली कौन सी बात है भला? हाँ हाँ यार, आंटी जी बिल्कुल सही बोल रही हैं।
तू अपने दोस्त के घर में है, किसी पराये के घर में नहीं है। चल चल कर कुछ खा ले, बहुत थका हुआ लग रहा है तू। सारा दिन लगता है तू भूखे प्यासे ही घूमा है। हाँ यार, जेब में पैसे भी नहीं थे कि कुछ खा लेता। भूख तो सचमुच बहुत जोरों की लगी है। चल बेटा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ, आज फिर मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। राजू, आज मुझे नौकरी मिल ही जानी चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा दिन तक तेरे ऊपर बोझ बनकर नहीं रह सकता हूँ। नीरज, ये कैसी बात कर रहा है तू? तू मेरा दोस्त है यार। 3 दिन 4 दिन तो क्या, मैं तुझे 1 महीने भी रख सकता हूँ। तूने इतना बोल दिया, मेरे लिए वही बहुत काफी है। ठीक है, मैं चलता हूँ। 2 दिनों तक तो नीरज को कोई जॉब नहीं मिलती है। तीसरे दिन नीरज फिर चला जाता है जॉब ढूंढने के लिए। उसके दिल में बस एक ही बात बार बार रह कर आ रही थी कि उसने अपने दोस्त से 3 दिनों की मोहलत ली थी उसके घर में रहने के लिए। यदि आज भी उसे जॉब नहीं मिली तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसका दोस्त भी एक छोटी सी नौकरी कर रहा था जिससे उसे ज्यादा इनकम नहीं हो रही थी। अब वो ऐसी स्थिति में अपने घर का किराया दे कि अपना खुद का पालन पोषण करे। ऊपर से नीरज और नीरज की माँ भी यहाँ रहने लगी थी। आज भी नीरज जॉब ढूंढने के लिए दर दर भटकते रहा, लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिली। थक हार कर नीरज एक चाय की दुकान में बैठा। वहाँ उसे एक पॉम्पलेट लगा हुआ दिखाई दिया। किसी एक अस्पताल में चपरासी की पोस्ट खाली है, जिसके लिए उन्हें एक लड़के की जरूरत है। नीरज ने जैसे ही उस पर्चे को पढ़ा, उसे थोड़ा सुकून हुआ। फिर उसने सोचा कि इतनी डिग्री प्राप्त है उसे, एमबीए किया है उसने, एमबीए करने के बाद क्या चपरासी की नौकरी करेगा। लेकिन फिर दूसरी ही तरफ उसे उसकी माँ की याद आ गई। उसे उसकी माँ का चेहरा दिखाई दिया। फिर उसके बाद उसने बिना कुछ सोचे अस्पताल में जाने का फैसला लिया। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैंने किसी दुकान के सामने एक पर्चा पढ़ा जहाँ पर लिखा हुआ था कि इस अस्पताल में एक चपरासी की जरूरत है। हाँ, है तो चपरासी की जरूरत, लेकिन तुम तो अच्छे वाले घर के लड़के लगते हो। तुम चपरासी की जॉब कर पाओगे इस अस्पताल में? सर, मुझे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज आप मुझे ये नौकरी दे दीजिए। ये क्या है तुम्हारे हाथ में, दिखाओ जरा। सर, ये मेरी एमबीए की डिग्री है। एमबीए की डिग्री लेकर आए हो तुम चपरासी की जॉब करने? लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है जो इतनी पढ़े लिखे लड़के को चपरासी की जॉब करनी पड़ रही है? बेटा देखो, तुम अच्छे वाले घर के लड़के लग रहे हो। इस तरह चपरासी की जॉब करके अपनी पढ़ाई लिखाई बर्बाद मत करो। सर, ये डिग्रियां आज मेरे लिए कोई मायने नहीं रख रही हैं, क्योंकि आज मेरे सामने मेरी माँ का चेहरा दिख रहा है। नीरज डॉक्टर साहब को सारी बात बताता है। कितना घटिया इंसान है तुम्हारा भाई, जिसने तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपनी औरत के कारण घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर जॉब में रख लेता हूँ। वैसे तो चपरासियों की जॉब इस अस्पताल में 5 से 7 हजार के अंदर है, लेकिन मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूंगा, क्योंकि बेटा तुम मजबूरी में कर रहे हो। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत एहसान रहेगा मेरे ऊपर। ठीक है बेटा, तुम आज से ही जॉब कर सकती हो। बेटा, जो भी इस अस्पताल में चपरासी की जॉब करता है उसके लिए एक क्वार्टर दिया जाता है। तुम पीछे वाले क्वार्टर में अपनी माँ के साथ रह सकते हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने तो मेरी सारी समस्या ही हल कर दी। ठीक है बेटा, तुम आज से नहीं कल से जॉब में आना। जाओ, आज तुम आराम करो, बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो मुझे। जी डॉक्टर साहब। मजबूरी इंसान को क्या से क्या करवा देती है। कितना पढ़ा लिखा लड़का है और बेचारा चपरासी की नौकरी मांगने के लिए आया है। ऐसा भाई और ऐसी भाभी भगवान किसी को भी ना दे। इंसानियत नाम की तो चीज ही नहीं है आज की दुनिया में। राजू, मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे कहाँ नौकरी मिल गई है तुझे? राजू, मुझे एक हॉस्पिटल में चपरासी की नौकरी मिली है। क्या तू इतना पढ़ा लिखा एमबीए की डिग्री लेकर तू चपरासी की नौकरी करेगा? मत कर यार, मत कर ये नौकरी। जब तक तुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तू मेरे साथ इसी घर में रह सकता है। मैं तेरा सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। देख मेरे दोस्त, तूने ये कह दिया, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। तेरे जैसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं इस दुनिया में, लेकिन मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता। तूने 3 दिन रख लिया हम लोगों को, उससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तू जाना चाह रहा है, चला जा, लेकिन एक बात याद रखना, तेरे दोस्त का घर हमेशा तेरे लिए खुला रहेगा। जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तू बेझिझक इस घर में आ सकता है। हाँ हाँ ठीक है। नीरज अपनी माँ को लेकर चला जाता है। इस तरह बेटा, हॉस्पिटल की तरफ से तुझे बहुत ही अच्छा क्वार्टर मिला है। हाँ माँ, मिला तो है, लेकिन माँ हम 1 महीने तक कैसे कैसे अपना घर का खर्चा चलाएंगे? अब तो मेरे पास भी 1 रुपए नहीं है। तू चिंता मत कर बेटा, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, थोड़े दिन का तो इंतजाम हो ही जाएगा। माँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। भगवान, मेरे बेटे को खूब तरक्की देना। आज उसने मेरे खातिर एक चपरासी की नौकरी को चुना है, लेकिन भगवान आगे चल के उसका भविष्य उज्जवल कर देना आप, क्योंकि इतना पढ़ने लिखने के बाद मेरा बेटा चपरासी की नौकरी कर रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं भी क्या करूं? जिस तरह बेइज्जत करके उसे घर से निकाला गया है, उसके बाद तो उस घर में जाना पॉसिबल ही नहीं है। क्या सोचा था कि इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी डिग्रियां हैं मेरे पास, अच्छी भली जॉब करूंगा और यहाँ चपरासी की जॉब कर रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में यही लिखा रहा होगा। मुझे मेरी माँ का पेट पालना है, मेरी माँ को देखना है, इसलिए उसके खातिर तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस तरह नीरज को नौकरी करते करते पूरा 1 महीना बीत चुका था। बेटा, आज तो तुझे पूरा 1 महीना हो गया है। क्या आज तुझे तनख्वाह मिल जाएगी? हाँ माँ, आज पेमेंट मिल जाएगी।
हाँ बेटा, आज पेमेंट ला ही लेना, क्योंकि शाम को बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी ही थोड़ा सा चावल था, वही बनाया है मैंने। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं आते आते मार्केट से सारा सामान लेकर आ जाऊंगा घर का। ठीक है बेटा। नीरज, आज तुम्हें पूरा 1 महीना हो गया है बेटा काम करते, तुम्हारी पेमेंट ले जा लो। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आज घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए। ये लो, पूरे 10,000 रुपये हैं, इन पैसों से तुम्हारे घर का राशन खरीद लेना। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज इन पैसों से घर का सारा राशन भर दूंगा मैं, ताकि 1 महीने तक कोई तकलीफ ना हो मेरी माँ को। भैया भैया भैया, मेरी बच्ची को बचा लो भैया, उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है भैया। क्या एक्सीडेंट हो गया है? कहाँ हो गया? भैया, मेरा बच्चा स्कूल से आ रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर बोल रहे हैं पैसे नहीं दोगे तो मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो पाएगा। भैया, मेरा एक ही बच्चा है भैया, बचा लो। मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं है, आपका बहुत एहसान होगा भैया। लेकिन बहन, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज करवा सकूं। मैं तो आज ही ये तनख्वाह मिली है मुझे, ये तनख्वाह लेकर घर जा रहा था। भैया कुछ करिए भैया, मेरे बच्चे का जीवन बचा लीजिए भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यदि आज ये पैसे मैंने घर पर नहीं ले गया तो मेरी माँ भूखी रह जाएगी, और यदि आज ये पैसे इसे नहीं दिया तो मैं जीवन भर अपने आप को कोसता रहूंगा। इनके बच्चे की जान बचाना ज़्यादा जरूरी है। मेरी माँ को तो समझा दूंगा मैं। ठीक है बहन, ये लो पैसे, इन पैसों से तुम अपने बच्चे का इलाज करवा लो। डॉक्टर साहब, आपसे एक विनती है, यदि हो सके तो आप इस बहन के बच्चे का इलाज कर दीजिए। इसका एक ही बच्चा है, पति भी इस दुनिया में नहीं है। इनके बच्चे के इलाज में जो भी खर्चा आएगा, मेरे हर महीने के पेमेंट में से आधी पेमेंट काटते जाना आप। नीरज, तुम किस मिट्टी के बने हो? तुम्हें पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी। आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, तुम्हारी माँ भूखी बैठी होगी, और तुम अपनी 1 महीने की पेमेंट इस महिला को दे रहे हो। डॉक्टर साहब, यदि मैंने ये पेमेंट इन दीदी को नहीं दी तो इनका बच्चा हमेशा हमेशा के लिए इनसे दूर हो जाएगा। मेरी माँ के साथ मैं रहूंगा, मैं किसी भी तरह उनका पालन पोषण कर ही लूंगा, मुझे पता है। लेकिन यदि ये दीदी के लिए उनका बच्चा इस दुनिया से चला गया तो ये दीदी जी नहीं पाएंगी। ठीक है बेटा, लाओ। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। कोई बात नहीं बहन, भगवान तुम्हारे बच्चे को बहुत जल्द ठीक कर देंगे, जाओ तुम। डॉक्टर साहब, ये लड़का कौन था? बड़ा ही उदार दिल का लगा मुझे। राय साहब, अभी 1 महीने पहले ही ये बच्चा मेरे पास आया था नौकरी मांगने। पता है राय साहब, इस बच्चे ने MBA तक किया है। MBA की डिग्री करके ये बच्चा चपरासी की नौकरी कर रहा है। राय साहब, इसके भाई ने इसे और इसकी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अपनी माँ का पेट पालने के लिए बेचारा 3-4 दिनों तक भटकते रहा। जब इसे कोई जॉब नहीं मिली तब ये मेरे पास आया हॉस्पिटल में और मुझसे हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि यदि आप ये जॉब मुझे दे देंगे तो मेरी माँ का पालन पोषण कर लूंगा मैं। बहुत ही भला इंसान है, बहुत ही ईमानदार लड़का है। आपने देख लिया ना, अपनी 1 महीने की पेमेंट उसने कैसे किसी दूसरी महिला को दे दी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं देखकर दंग रह गया। ऐसे इंसान आज की दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। राय साहब, आज इसके घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना तक नहीं है। ये आज पेमेंट के लिए बहुत परेशान था, लेकिन इसकी उदारता देखिए। एक माँ के बच्चे को बचाने के लिए इसने अपनी सारी पेमेंट उनके हाथ पर थमा दी। ऐसा नेक दिल और ईमानदार बच्चा भगवान सबको दे। राय साहब, आप अपने दिल को मत दुखाइए, आपका ज्यादा टेंशन लेना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। सर आप बैठिए, मैं ये पेमेंट रिसेप्शन में जमा करके आता हूँ, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट कर देता हूँ। हाँ जी, जाइए आप। काश भगवान इसके जैसे बेटा मेरा भी होता, लेकिन मेरे बेटे जैसा बेटा भगवान किसी को ना देता। ऐसा कपूत बेटा मेरे नसीब में था। इस बच्चे को पैसों की जरूरत है और मुझे इस बच्चे की जरूरत है। अरे बेटा सुनो जरा मेरी बात। जी अंकल जी बोलिए। ये लो बेटा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, तुम इस पते में कल आ जाना, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। कैसे सरप्राइज सर, बताइए मुझे। बेटा तुम बस कल इस पते में आ जाना, तुम्हें सरप्राइज खुद ब खुद मिल जाएगा। ये तो देखने में अच्छे खासे इंसान लग रहे हैं, इन्होंने मुझे विजिटिंग कार्ड क्यों दिया होगा? क्या सरप्राइज होगा मेरे लिए? फिर भी कल जाकर तो देखता हूँ मैं, ऐसा कौन सा सरप्राइज है मेरे लिए। देख बेटा, ये शहर हमारे लिए अनजान है, तुझे ऐसे कौन इस तरह बुला लेगा। मैं तो कह रही हूँ बेटा, तू वहाँ ना ही जा तो अच्छा होगा। अरे माँ, जाने में कौन सा हर्ज है, एक बार जाकर तो देखता हूँ, हो सकता है कि मुझे वहाँ कुछ और अच्छा काम मिल जाए। पता नहीं बेटा, मेरा दिल तो बड़ा घबरा रहा है तेरे उधर जाने से, फिर भी लेकिन तू जाना चाहता है तो चला जा। हाँ माँ ठीक है, मैं जाकर तो देखता हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, दुनियादारी की उतनी समझ नहीं है मेरे बेटे को। सर आपसे मिलने के लिए कोई लड़का आया है, बोल रहा है कि आपने उसे बुलाया है। हाँ हाँ, उसे लेकर आ जाओ अंदर। सर नमस्ते, आपने मुझे कल बुलाया था इसी जगह पर। अरे हाँ बेटा, आओ आओ बैठो। जी सर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप बताइए ना सर, किस काम से आपने मुझे बुलाया था? बेटा मैं यहाँ तुम्हें बहुत ज़रूरी काम से बुलाया हूँ। बेटा मेरे 2 बेटे हैं जिन्होंने आज से 10 साल पहले ही मुझे अपने घर से निकाल दिया था,
उसके बाद मैं भी तुम्हारी तरह दूसरी जगह पर नौकरी करता था। धीरे धीरे करके तरक्की होते गई। उसके बाद मैंने एक छोटा सा होटल खोला। होटल खोलने के बाद धीरे धीरे करके आज मैं इस मुकाम पर आ खड़ा हुआ हूँ। 2 साल पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया। मेरी एक बेटी है जो मेरे साथ ही रहती है। मेरी प्रॉपर्टी देखकर अब मेरे बेटे मेरे आगे पीछे घूमने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेटा मैं अपनी प्रॉपर्टी का एक बीजा भी उन लोगों को नहीं दूंगा। बेटा मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं। मेरे नाम? लेकिन क्यों सर, आप मेरे नाम क्यों करना चाहते हैं? आप अपनी बेटों के नाम ना सही अपनी बेटी के नाम कर सकते हैं। बेटा मेरी बेटी को दुनियादारी की उतनी समझ नहीं है। बहुत ही सीधी सिंपल बेटी है मेरी। यदि मैंने उसके नाम पर सारी प्रॉपर्टी की तो मुझे पता है उसके भाई किसी न किसी जरिए सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा ही देंगे। इसलिए बेटा मैं चाहता हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी को तुम ही संभालो, इस होटल को भी तुम ही संभालो और मेरी बेटी से शादी कर लो। क्या आपकी बेटी से शादी? नहीं नहीं सर, मेरी इतनी औकात नहीं है कि आप जैसे इतने बड़े आदमी की बेटी से शादी कर सकूं। देखो बेटा मेरा अंतिम समय चल रहा है। ये मैं कैंसर के लास्ट स्टेज पर हूँ। पता नहीं कब मुझे भगवान का बुलावा आ जाए। बेटा मुझे कैंसर हो गया है और कैंसर का लास्ट स्टेज है मेरा, इसलिए मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए बेटा मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी मेरी बेटी को कोई अच्छा सा इंसान मिल जाए जो उसका अच्छे से ख्याल रख सके, उसकी देखभाल कर सके, जीवन भर उसका साथ निभा सके। बेटा मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई है। मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरी बेटी का हाथ थाम सकते हो, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हो। बेटा मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो तुम। सर यदि आप मुझे इस लायक समझ रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन सर फिर भी मैं इतना बड़ा फैसला अपने मन से नहीं ले सकता हूँ। मैं अपनी माँ से जब तक नहीं पूछूंगा तब तक मैं किसी भी निर्णय पर नहीं पहुँच सकता। ठीक है बेटा, तुम आज रात का समय ले लो, आज रात को अपनी माँ से पूछ लो, उसके बाद में कल मुझे अपना फैसला बता देना। जी सर। नीरज अपनी माँ को सारी बात बताता है और सारी बातें सुनकर नीरज की माँ बहुत ज्यादा खुश होती हैं और वो खुशी खुशी राजी हो जाती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आओ आओ बैठो। बेटा ये मेरी बेटी सलोनी है, इसी से मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। अगले ही दिन गोपाल राय जी अपनी बेटी सलोनी और नीरज की शादी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से करा देते हैं और सारी प्रॉपर्टी अपने दामाद नीरज के नाम पर कर देते हैं। सर आपने बोला था ना कि होटल में मैनेजर की जरूरत है, इसलिए सर एक आदमी आया है इंटरव्यू देने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, उसे अंदर भेज दो। सर नमस्ते। सर मैं इस होटल में मैनेजर की जॉब के लिए आया हूँ, मुझे ये जॉब दे दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। नीरज तुम इतनी बड़ी होटल के मालिक, यहाँ कैसे तुम? सॉरी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। नीरज तू इतनी जल्दी अपने बड़े भाई को भूल गया? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ अब है, क्या तुझे याद नहीं है? नहीं मैं किसी का भाई नहीं हूँ, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूँ। और एक्सक्यूज मी, मेरा नाम लेना बंद कीजिए। अरे नीरज ऐसा मत बोल, मुझे इस तरह मत धुतकार तू। तुझे पता नहीं है नीरज, तेरे और माँ के घर से जाते ही जैसे लक्ष्मी माता हम लोगों से रूठ गई थी। मेरे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ जिसके कारण सारी प्रॉपर्टी बेचना पड़ा मुझे। धंधा पानी सब ठप होने के कारण तेरी भाभी की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा था मैं, इसलिए वो भी मुझे छोड़कर चली गई। जिस औरत के लिए मैंने अपने भाई और अपनी माँ को घर से निकाला उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने कहा ना, आप मुझसे किसी भी प्रकार का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करिए, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है जो आज मैं भुगत रहा हूँ। लेकिन भाई मैं जानता हूँ तू बहुत अच्छा है, बहुत नेक दिल है, जिसका फल तुझे मिला है। मुझ पर ये एहसान कर दे, ये जॉब मुझे दे दे, मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है तुम्हारी ऊपर तरस खाकर ये जॉब मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन हाँ मुझसे किसी प्रकार का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना, मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस हूँ यहाँ। तो दोस्तों देखा आपने कर्मों का फल किस तरह इंसान को मिलता है। अभय के कर्मों का दंड उसे मिला और जो काम नीरज ने किया था उसे भगवान ने उसके पुण्य का फल दिया, जो आज ये इतनी बड़ी होटल का मालिक बना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी? यदि कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।